फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th बायो के लिए। सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी और टॉपिक हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट हम पढ़ेंगे 12 नंबर पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था ओवरी तक, यानी हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम क्या पढ़ रहे थे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑर्गन है वो क्या होता है? ओवरी, सेकंड ओविडक्ट, थर्ड यूट्रियस, फोर्थ वेजाइना और फिफ्थ एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन और 6 नंबर पार्ट रहेगा एसेसरी ग्लैंड, अब देखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में मादा जनन तंत्र कहा जाता है। अब जो मादा जनन तंत्र था वो निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑर्गन रहेगा ओवरी, जिसको क्या बोलते हैं? अंडाशय, ठीक है। सेकंड ऑर्गन क्या रहेगा? ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी। ओविडक्ट को क्या बोला जाता है? अंडवाहिनी। यूट्रियस को क्या बोलते हैं? गर्भाशय। और वेजाइना को क्या बोला जाता है? योनि। और एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग, और 6 पार्ट रहेगा, यानी 6 ऑर्गन के अंदर किसको शामिल करते हैं? एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां, तो इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो 6 ऑर्गन से मिलकर बना होता है। कहने का मीन ये है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो निम्न 6 भागों के अंदर बंटा होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था और उसके अंदर हमने उसके पश्चात ओवरी की टीएस यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की आंतरिक संरचना की भी क्या की थी? स्टडी की थी, यानी अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे ओवरी के अंदर आपने ये पढ़ा था कि वेस्क्यूलर फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स का क्या हो रहा था? निर्माण हो रहा था। यानी ग्राफियन फॉलिकल्स होता क्या है और उसके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है वो अपन को इस क्लास के अंदर क्या होना पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे ओवरी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफियन पुटक की संरचना, आज हम
पार्ट 12 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स यानी ग्राफियन ऊतक की संरचना का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम बनाएंगे ग्राफियन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर। आप लोग भी साथ साथ बनाना। आप लोग साथ साथ में इसको बना लेना। ग्राफियन फॉलिकल के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं, यानी दो लेयर पाई जाती है। फर्स्ट लेयर अपनी बन चुकी है, सेकंड लेयर हम बना रहे हैं। अब इस प्रकार से आप लोग इसके अंदर सेल्स बनाइए। इस प्रकार से हम ग्राफियन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप लोग इस प्रकार से सेल्स को बनाते जाइए। इस प्रकार से हम बना रहे हैं इसके अंदर कोरोना रेडिएटा। और ये रहेगा क्यूमुलस टू फोर्स वाला आवरण। आप लोग भी इसको साथ साथ में बनाइएगा।
आराम से धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर इस प्रकार से सेल्स और बना सकते हो और इसको यहीं तक भी रख सकते हो। अब देखिएगा ग्राफियन फॉलिकल्स की ये क्या है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो किसका है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटक की संरचना, ग्राफियन पुटक की संरचना, जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो किसकी है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफियन पुटक की संरचना। आप सभी जानते हो ओवरी के अंदर हमने पढ़ा था कि परिपक्व फॉलिकल्स को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स यानी ग्राफियन पुटक कहा जाता है। परिपक्व पुटक को क्या बोलते हैं, परिपक्व पुटक को ग्राफियन पुटक कहा जाता है, ग्राफियन पुटक कहा जाता है। परिपक्व पुटक को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स यानी मैच्योर फॉलिकल्स क्या कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स। जो हिंदी मीडियम के हैं वो किस प्रकार इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, परिपक्व पुटक को ग्राफियन फॉलिकल्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है इसके चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ आप ध्यान में रखिएगा जो प्राइमरी oocyte होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण होने के पश्चात किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। यानी जब प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होगा तो क्या बनेगी, सेकेंडरी oocyte।
इस कैंडिड्यूसाइट के चारों ओर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का जो आपको समूह दिखाई दे रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूमुलस ऊफोर्स बोला जाता है। इधर जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? जोना पेलुसिडा और इधर ये कोरोना रेडिएटा। इधर ये बाहर की ओर जो लेयर है वो कौन सी है? थिका एक्सटर्ना और आंतरिक लेयर को क्या बोलते हैं? थिका इंटरना। और ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है उसको क्या बोलते हैं? एंट्रम। और इस प्रकार इसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर फ्लूइड। अब अपन को पढ़नी है ग्राफियन फॉलिकल्स की संरचना, तो वो देखेगा कि परिपक्व ऊतक क्या कहलाता है? ग्राफियन फॉलिकल्स कहलाता है। अब देखेगा जैसे ही जो प्राइमरी oocyte होती है उसमें जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होगा यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी oocyte का क्या होता है? निर्माण होता है। इस सेकेंडरी oocyte के चारों ओर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है। सेकेंडरी oocyte के चारों ओर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है। इस प्रकार सेकेंडरी oocyte के चारों ओर पाए जाने वाले इस ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के समूह को क्यूमुलस ऊफोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इस सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एक साफ पारदर्शी क्षेत्र अपन को दिखाई देता है। इस साफ पारदर्शी क्षेत्र को जोना पेलुसिडा कहा जाता है। इस साफ पारदर्शी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा कहा जाता है। अब देखिएगा इस जोना पेलुसिडा और क्यूमुलस ऊफोर्स के बीच का जो कोशिकाएं होती है कौन सी? ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। इनके बीच में ये रेडियल रूप से व्यवस्थित रहती है यानी अरीय रूप से इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। इस प्रकार ये जो कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं? ग्रेनुलोसा कोशिकाएं जो रेडियल रूप से व्यवस्थित होती है उस आवरण को क्या बोलते हैं अपन? कोरोना रेडिएटा। ये तीन चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखेगा कि इस ग्राफियन फॉलिकल्स के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं। फर्स्ट जो बाहर की ओर जो आवरण उपस्थित होता है उसको थिका इंटरना कहा जाता है, जबकि जो आवरण थिका एक्सटर्ना के अंदर की ओर उपस्थित होता है यानी इसके बाहर की ओर थिका एक्सटर्ना और अंदर की ओर कौन सा होगा? जो आवरण उपस्थित होगा उसको क्या बोलेंगे? थिका इंटरना कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? थिका इंटरना कहा जाता है। अब देखिएगा थिका एक्सटर्ना होता है उसके द्वारा अपघटनकारी एंजाइमों का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। बट जो थिका इंटरना होता है उसके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। बट आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं जो होती है इसके द्वारा एक ऊतकीय द्रव का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। ऊतकीय द्रव का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है यानी फॉलिक्यूलर लिक्विड का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। ये फॉलिक्यूलर द्रव जैसे ही इस ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होगा वैसे वैसे इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर एक केविटी लाइक स्ट्रक्चर का क्या हो जाता है? इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। इस केविटी लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एंट्रम, यानी जो गुहा लाइक स्ट्रक्चर अपन को इसके अंदर दिखाई देती है उसको एंट्रम नामक गुहा बोला जाता है। इस एंट्रम नामक गुहा के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता
पाई जाती है। किसकी सांद्रता पाई जाती है? एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता पाई जाती है। आप ध्यान में रखिएगा, अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा मेनली 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, कौन सी कंडीशन के अंदर? एक तो oogenesis, एक स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। अब देखिएगा कि अपसत जो हार्मोन होता है किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? अगर पीयूष ग्रंथि यानी एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा। अगर पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। इस अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा मेनली 2 हार्मोनों का स्रावण किया जाता है, LH और FSH। LH की फुल फॉर्म क्या होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिएगा, जो FSH हार्मोन होता है वो ओवरी के अंदर फॉलिक्यूलर ग्रोथ यानी पुटकीय वृद्धि के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। बट पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH हार्मोन जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल्स के परिपक्वन यानी मैच्योरेशन, और इसके अलावा इस ग्राफियन फॉलिकल्स के स्फुटन की क्रिया के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अब देखिएगा, आप सभी जानते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि जितनी भी प्राइमेट्स फीमेल होती है उसको छोड़कर अन्य जितनी भी स्तनधारी फीमेल है उसके जनन अंगों में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, यानी रज चक्र या आवर्तव चक्र बोलते हैं। यानी जितनी भी प्राइवेट फीमेल होगी उसको छोड़ करके जितनी भी स्तनधारी फीमेल होती है उसके जनन अंगों में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रज चक्र या फिर आवर्तव चक्र बोला जाता है। आप देखिएगा कि रज चक्र के यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले LH हार्मोन की सांद्रता 6 से 20 गुना बढ़ जाती है। यानी ये पहले जिस मात्रा में स्रावित हो रहा था उसकी तुलना में इसके स्रावण की सांद्रता कितनी बढ़ जाती है? 6 से 20 गुना बढ़ जाती है। ठीक है। इसी दौरान इस LH हार्मोन की उपस्थिति में थीका एक्सटर्ना होती है, उसके द्वारा अपघटनकारी एंजाइमों का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है। ठीक है। ये अपघटनकारी एंजाइम क्या करते हैं? इस थीका एक्सटर्ना का जो आवरण होता है उसको अपघटित कर देते हैं, यानी थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना इन दोनों ही आवरणों को क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। ठीक है। ये किस हार्मोन की उपस्थिति में होता है? LH हार्मोन की उपस्थिति में। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हुआ यानी फटा तो सेकेंडरी oocyte किसकी तरफ चली जाती है? फैलोपियन ट्यूब की तरफ चली जाती है। किसकी तरफ चली जाती है? फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी या फिर आप ओविडक्ट भी लिख सकते हो। तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर हुआ वैसे ये सेकेंडरी oocyte किसकी तरफ चली जाती है? फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी की तरफ चली जाती है। अब इस प्रकार जब सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब की तरफ चली गई तो इस घटना को ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग कहा जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अंडोत्सर्ग की घटना होती है यानी ओव्यूलेशन की घटना होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन संपन्न होती है। किस दिन संपन्न होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले LH हार्मोन की सांद्रता पहले की तुलना में 6 से 20 गुना बढ़ जाती है। ठीक है। जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर हो जाता है, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब की तरफ चली जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अब देखिएगा शेष बचे हुए इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर एक ब्लड क्लॉट के समान
ब्लड क्लॉट के समान, यानी रुधिर के थक्के के समान, किसके समान, रुधिर के थक्के के समान संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी शेष बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उसमें रुधिर के थक्के के समान यानी ब्लड क्लॉट के समान एक संरचना का निर्माण होता है, जिसके अंदर अपन को पीले रंग की, कौन से कलर की, येलो कलर की, यानी पीले रंग की वसीय कणिकाएं दिखाई देती है, यानी फेट ग्रेनुल्स दिखाई देती है। ठीक है, इन जो कणिकाएं, कौन सी कणिकाएं, पीले रंग की जो वसीय कणिकाएं इस रुधिर के थक्के के समान संरचना में अपन को जो दिखाई देती है, इन पीले रंग की वसीय कणिकाओं को ल्यूटीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूटीन कहा जाता है। और इस प्रकार जो संरचना बनती है उसको कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। किसको बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हुआ, स्कैंडियोसाइट फैलोपियन ट्यूब की तरफ चली, इस घटना को अपन ने ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग बोला। और शेष बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ब्लड क्लॉट यानी रुधिर के थक्के के समान जो संरचना बनी, उसके अंदर अपन को पीले रंग की वसीय कणिकाएं दिखाई देती है। इन वसीय कणिकाओं को क्या बोलते हैं, ल्यूटीन बोला जाता है। और इस प्रावस्था को ल्यूटियल प्रावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल प्रावस्था बोला जाता है। किस प्रावस्था को, जिसमें ल्यूटीन का निर्माण हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल प्रावस्था। और इस प्रकार जो संरचना बनी है ब्लड के क्लॉट के समान यानी रुधिर के थक्के के समान, उसे कार्पस ल्यूटियम बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोला जाता है। अब दो कंडीशन रखी जाती है। फर्स्ट ऑफ कंडीशन, अब देखिएगा दो कंडीशन रखी जाती है। फर्स्ट ऑफ कंडीशन क्या होती है कि यदि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं हो पाता, तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं हो पाता तो कार्पस ल्यूटियम सफेद रंग की संरचना कार्पस एल्बिकन्स में बदल जाती है। कार्पस ल्यूटियम किसमें बदल जाती है, कार्पस एल्बिकन्स में बदल जाती है। ठीक है, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हुई, वैसे ही इसके द्वारा स्रावित होने वाले, इसके द्वारा कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हुई, वैसे ही अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा एलएच और एफएसएच हार्मोनों का स्रावण वापस से प्रारंभ हुआ और नया ओवेरियन साइकिल यानी नया अंडाशय चक्र क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से उठता है, कार्पस ल्यूटियम क्या है, ब्लड के क्लॉट के समान बनी यानी रुधिर के थक्के के समान बनी संरचना क्या कहलाती है, कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। सेकंड ऑफ क्वेश्चन, कार्पस एल्बिकन्स क्या होती है, तो आप सभी जानते हो कि यदि निषेचन नहीं हो पाता तो कार्पस ल्यूटियम एक सफेद रंग की संरचना में बदल जाती है। इस सफेद रंग की संरचना को कार्पस एल्बिकन्स कहा जाता है। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हुई, वैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है और नया ओवेरियन साइकिल प्रारंभ हो जाता है। सेकंड कंडीशन, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और किसका निर्माण हो जाता है, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, भ्रूण और माता के गर्भाशय के मध्य बनने वाली उत्तकीय संरचना या उत्तकीय संबंध को प्लेसेंटा बोला जाता है। ठीक है, निषेचन हो जाएगा तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो प्लेसेंटा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ग्राफियन कुटक के परिपक्वन और स्फुटन की क्रिया के लिए एलएच हार्मोन जिम्मेदार होता है और ग्राफियन
फॉलिकुलर ग्रोथ यानी पुटकिया वृद्धि, कौन सी वृद्धि? पुटकिया वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एफएसएच। इसी के साथ ग्राफिक फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।